नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल ये कोई संडे का फंडा नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां जिस तरह की बातचीत कर रही हैं, तो हम क्यों ना समझें कि थोड़ा इसको मनोरंजन के साथ, कि अभी एक गाना बहुत चर्चित हुआ है कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 17-18 सितारे संग बांध लाऊंगा। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, जरा हटके जरा बचके, उसका ये गाना था। तो 16-17 सितारे चांद तो लाने की बात है, अभी हम चंद्रयान पे पहुंच गए, सूरज की परिक्रमा भी कर रहे हैं, पर राजनीतिक दल इन दिनों इसी तरह का राग अलाप रहे हैं। चाहे उनके भाषण हो, विज्ञापन हो, बतौलापन हो, मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि यदि हम आए तो आपके सारे दुख दर्द, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, सांप्रदायिकता हम सब मिटा देंगे। यह अलहदा बात है कि परिवारवाद को पानी पी पी कर कोसने वाले लोग अपने भाई भतीजों, भांजों को टिकट दिलाने, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास फैलाने वाले जुलूसों का, धार्मिक आयोजनों का आयोजन कर रहे हैं, अगुवाई करने में लगे हैं। चंद्रयान 3 से लेकर आदित्य L1 के क्रेडिट जो है वैज्ञानिकों और उनकी मेहनत को और शोध को देने की बजाय ये खुद लेने लगे। जरूरत पड़ी तो इसकी सफलता के नाम पर धार्मिक आयोजन, यज्ञ, हवन भी करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। देश में एक नए तरह का राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है। चुनाव सर पर है तो आरोप प्रत्यारोप के साथ क्रेडिट लेने का काम भी जोरों पर है। छोटे से बड़े नेता रोज भर भर कर यहाँ वहाँ से जुटाई गई भीड़ को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ही रामराज ला सकती है। क्योंकि रामलला अगले साल जनवरी में उनका मंदिर भी खुल जाएगा, तो रामराज आने की दिशा में ये काम, और मीडिया के जरिए बड़े बड़े विज्ञापन देकर कथित उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं के शब्द बाग दिखाने के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। एक नेशन एक इलेक्शन का राग, देश राग बज रहा है। विविधता से भरे देश को अब एक सूत्र और एक रंग में बांधने की कोशिशें लगातार हो रही है। G20 समिट में आने वाले दुनिया के मेहमानों को भरमाने के लिए सभी दीवारों पर रंग रोगन जारी है, तरह तरह की चीज़ें की जा रही है, ताकि ऐसा लग रहा है कि हम जब एक वसुधैव कुटुंब का और विश्व मीडिया में रह रहे हैं, तो ये जो हाल ही में चित्र बनाए जा रहे हैं, इससे जो है पता नहीं विदेशी मेहमान समझेंगे कि भारत बहुत साफ सुथरा देश है। बहुत पहले बशीर बद्र साहब ने भले ही मोहब्बत को लेकर एक शेर लिखा हो, पर आज ये कथित रूप से उपलब्धियों का बखान करके पढ़कर सुनकर मौजू लगता है। मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। तो अभी राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी चीज़ें कह रही है और बहुत सारी चीज़ें नहीं कह रही, पर वो इशारे में, चाहे कपड़े लत्तों से, अपने भाषणों से बता रहे हैं। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी कल ही आए थे। उन्होंने कहा कि सरकार आने पे भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जब उनकी पार्टी की सरकार आएगी तो वे कांग्रेस और दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाएंगे, और जो अजीत पवार की तरह उनके साथ गठबंधन करेगा उसका नाम ईडी सीबीआई की चार्जशीट से हटवा देंगे। वैसे भी आजकल भाजपा के लिए कहा जा रहा है कि वो वॉशिंग मशीन की तरह, यदि लोग उसमें जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी कल रायपुर में कहा कि धान हो या किसान, हमने हर वादा निभाया। झूठ नफरत फैला रही भाजपा, हम झूठे वादे नहीं करते, हम 15 लाख देने का वादा नहीं करते, वही वादा करते हैं जो पूरा करते हैं। तो भाजपा की ओर से अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ 70 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा ही राज्य को बचा सकती है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई के तहत जेल में बंद भूपेश सरकार के नजदीकियों पर तंज कसते हुए कहा कि जेल में बंद लोग नाम उजागर ना कर दें, इन्हें इसकी चिंता सता रही। चिंता सबको है 2023 में चुनाव को लेकर। छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का चुनाव बताने से वे नहीं चूके हैं। जो अमित शाह है वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का ये चुनाव है। लोगों ने, शायद वे भूल गए कि 15 साल उन्हीं की पार्टी की सरकार यहाँ थी और छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले चुनाव में उनके बहुत से कारनामों की वजह से उन्हें बहुत बुरी तरह उनकी पार्टी को पराजित किया था। यदि हम देश स्तर पर देखें तो विपक्षी दल का जो गठबंधन इंडिया को तुच्छ बताने वाली भाजपा और उसके नेता उसे पानी पी पी कर सुबह शाम कोस रहे हैं। वहीं विपक्षी भी
मोदी सरकार को चंद पूंजीपतियों की निरंकुश सरकार बताने से पीछे नहीं हट रहे। चुनाव के समय राजनीतिक दल ऐसे किसी मौके को, जो किसी स्त्री की अस्मिता, समाज के वैसीपन से जुड़ी घटना हो, जिस पर सबको शर्म करनी चाहिए, राज्य और पार्टी की सरकार के अनुसार एक दूसरे के पाले में डालने के से वो कतई नहीं झिझकते। अगर वो कोई मणिपुर की बात उठाता है तो वो पश्चिम बंगाल और राजस्थान की बात उठाते हैं, कोई मध्य प्रदेश की बात उठाता है तो वो छत्तीसगढ़ की बात उठाते हैं। चुनाव में सबको मुद्दे चाहिए, वे भी ऐसे मुद्दे जो लोगों की भावना, सेंटीमेंट से जुड़े हों। मुद्दे को हवा देने वाले अधिकांश लोगों को, पीड़ित जो लोग हैं उनसे कोई संवेदना नहीं होती। उन्हें केवल एक मुद्दा चाहिए जिसे वो भुना सकें। क्या वजह है कि कभी दिल्ली में निर्भया, तो कभी हैदराबाद में, तो कभी उत्तर प्रदेश के हाथरस में, तो कभी राजस्थान में, तो कभी पश्चिम बंगाल में, तो कभी मध्य प्रदेश में, कभी छत्तीसगढ़ में स्त्री की अस्मिता तार तार होती है और समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ही कड़े कानून हम बना लें, निर्भया केस में हमने देखा, हमने हैदराबाद में देखा कि आरोपियों को मार भी डाला गया, उसके बाद भी ये दरिंदगी स्त्रियों के प्रति कम नहीं हो रही। और राजनीतिक पार्टियां स्त्रियों को बात तो कह रही हैं कि हम आधी आबादी को पूरा हक देंगे, लाडली बहना योजना चलाएंगे, हम स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए पक्षधर हैं, पर जब मणिपुर की घटना होती है और लड़कियों को जब नंगा घुमाया जाता है और उसका वायरल वीडियो होता है, तो मणिपुर की घटना को भुलाने के लिए लोग राजस्थान की घटना का जिक्र करते हैं। ये बात सही है कि महिलाओं पे अत्याचार के मामले में राजस्थान थोड़ा अग्रणी है, पर हम देखते हैं कि हमारा सोचना है कि घटना कहीं भी हो और स्त्री के साथ अव्यवहार तो हो ही रहा है। स्त्रियों के खिलाफ अपराध के हालिया आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में जो स्त्रियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। अभी अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार की, तो वो मामा जी कहलाते हैं और वो बड़े बड़े विज्ञापन उन्होंने जारी किया है और उनके अनुसार देश में पिछले करीब 3 महीनों में जो है महिलाओं के लिए बहुत सारे जो उनके कार्यकाल में काम हुआ है। पर आंकड़े कहते हैं, देश के हम आंकड़े बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसमें 90,174 मामले दर्ज किए गए। दर्ज मामले में दहेज उत्पीड़न से लेकर बलात्कार और तमाम तरह के मामले दर्ज हैं। लोकसभा में जब जवाब दिया गया था एक प्रश्न के उत्तर में, तो महिला विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने ये जानकारी दी थी और बताया था कि 2020 जो है में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 23,719 मामले, 2021 में 30,863 मामले और 2022 में 30,956 मामले दर्ज हुए। 2023 में 8 मार्च जो महिला दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय, तब तक जो है 4,636 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े हैं जो सरकार ने खुद बताया। अभी सवाल ये कि हम देख रहे हैं, अभी रायपुर में हमने देखा कि हाल में 2 घटनाएं हुई, रायपुर शहर में हुई, मंदिर हसोद में हुई। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि दलित के साथ किस तरह का व्यवहार हो, राजस्थान में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। मणिपुर की घटना हमको शर्मसार करती है, पर विज्ञापन कहते हैं कि देश में चाहे इनकी सरकार आए चाहे उनकी सरकार आए, ये लोग राम राज्य ला के रहेंगे। आम आदमी को लगता है कि उसके हित में इतने काम हो रहे हैं और इस बीच में अरविंद केजरीवाल आते हैं आम आदमी पार्टी के साथ और वो कई चीज़ों की 10 चीज़ों की गारंटी देके जाते हैं। तो हमको लगता है कि इस समय राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मतदाताओं को तरह तरह से लुभा रही हैं और जिस गाने की मैं बात कर रहा था उसी तरह की बात राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं। ये सब जानते हैं कि चांद पर अभी हम लोग गए हैं, चंद्रयान पे हमारा एक यंत्र गया है और हमने देखा है कि वहाँ पर क्या है। अभी हम सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, इश्क के इंतहा और भी हैं, अभी हम सूरज की तरफ जा रहे हैं और हमने उस दिशा में कदम बढ़ाया। पर जब हम कहते हैं, राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हम आपके लिए ये लाएंगे, आपके लिए वो देंगे, आपको वो करेंगे, तो सवाल ये है कि जब तुम थे तो तुमने ऐसा क्या किया कि 15 साल की भाजपा में नहीं दिखा या लोगों को अभी नहीं दिखा। तो आपने, ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया, बहुत सारी चीज़ें की, पर क्या देश के हालात ऐसे हो गए कि हम उस पर बहुत नाज कर सकें या हम गर्व कर सकें? क्या हमारे लिए हमने ऐसा समाज बना लिया है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, जहाँ पर महिलाओं की बात सुनी जा रही है, जहाँ महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी है? हम कितने दिनों तक लोगों को रेवड़ी बांटेंगे, अनुदान देंगे? हम कितने दिन तक, क्या हम
एक आत्मनिर्भर भारत के बारे में नहीं सोच सकते। राजनीतिक पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इस रेवड़ी कल्चर को ख़त्म कीजिए, अपने घोषणा पत्र में उन तरह की बात मत कीजिए जो आप कर नहीं सकते। पर जैसे जैसे चुनाव आता है हम देखते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी पे आरोप लगाती है। जनता भ्रमित है, जनता को लगता है कि बराबरी से यदि इधर अमित शाह कह रहे हैं और इधर राहुल गांधी कह रहे हैं तो हम किसकी बात सच मानें और किसको वोट दें। सवाल यह है कि सब लोग अपने अपने तरह से बहुत तरह के वादे कर रहे हैं। ये वादे कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, क्या इनके लिए बजट है, क्या ये चांद सितारे लाना संभव है कि तेरे वास्ते मैं जमी से जो है बहुत सारी चीज़ें उठा के लाना चाहता हूँ, आसमान से चांद लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस रत्न गर्भा धरती से बहुत सारी चीज़ें कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बिजली बिल हाफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऋण माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। तो बहुत सारी बातें सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल कर रहे हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पर सवाल ये है कि जो चुनाव सामने है और इसके पहले भी हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और इन चुनाव में जो वादे किए गए वो कितने पूरे होते हैं ये जनता देखती है। तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि आज जो मैं आपसे बात कहना चाहता था कि रायपुर में दो बड़े नेता, कांग्रेस और भाजपा के दो बड़े नेता आए और दोनों ने अलग अलग मंच से अपनी अपनी बातें कही। वो बातें कितनी कारगर है, उसमें कही गई बातों पर जनता कितना यकीन करती है और जनता को इस चुनाव के बाद दिख जाएगा कि वाकई में ये लोग तेरे वास्ते जो है चांद तारे तोड़ लाएंगे क्या आसमां से। तो ये अभी देखना बाकी है। नमस्कार।